हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे अच्छा होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति। ये क्लास 9th और कंपटीशन में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलिए, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था देखिए। सबसे पहले जो लुई 14वां था वो कहा था मैं ही राज हूँ, आई एम द स्टेट। तथा उसके समय फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। 1774 ईस्वी में लुई 14वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा और फ्रांस की राजधानी वर्साय को बनाया। लेकिन अभी याद रखेंगे, वर्तमान में जो फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है। अभी 2024 का जो ओलंपिक हुआ वो पेरिस में ही हुआ। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई, ठीक है, दी गई। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय वहाँ सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक समानता, सामंतीय विशेष अधिकारों का अंत, निरंकुश तथा भ्रष्ट प्रशासन में सुधार, न्याय तथा करों में समानता के उद्देश्य को पाने के लिए ही इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। टेले एक प्रकार की भूमि कर था, जो रूबेल एक प्रकार का नमक कर तथा रूबेल एक प्रकार का नमक कर और टाइट एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो चर्चों को देना पड़ता था। यानी टेले जो भूमि कर, रूबेल एक नमक कर था, टाइट एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह चर्च जो थे उन लोगों को देना पड़ता था। अगला है वाल्टेयर। देखिए, वाल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। और नेपोलियन ने कहा यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती। यानी इसने रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का जिम्मेदार ठहराया। फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण देश की शोचनीय आर्थिक दशा थी। याद रखेंगे, फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण देश की शोचनीय आर्थिक दशा थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिबरे थी, लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद एक नए प्रकार की कागजी मुद्रा एसाइनेट असिया चलाई गई। अगला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। लुई 16वां की पत्नी मैरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है। मैरी एंटोइनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसने बहुत खर्चीली थी। यह 15,000 ऐसे कर्मचारियों को रखती थी जिनका कुछ काम भी नहीं था, और कुल राजस्व का 9% ये कर्मचारियों पर खर्च करती थी। लुई 16वां का संबंध बुर्बो राजवंश से था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टिल के जेल के फाटक को तोड़कर बंदियों को रिहा कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति के वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिक का महत्वपूर्ण योगदान था। विधि की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने भी की थी। 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन वर्साय के शानदार राजमहल में आरंभ हुआ। स्टेट्स जनरल की कुल सदस्य संख्या 1200 थी, जिसमें 600 से अधिक तीसरे सदन के सदस्य थे। तृतीय स्टेट एक सदस्य एक मत का सिद्धांत चाहता था। यानी तृतीय स्टेट चाहता था कि एक सदस्य हो और उसका एक मत हो, ठीक है। सांस्कृतिक साहित्य का जनक हर्डर को कहा जाता है।
फ्रांस में कई वर्षों की क्रांति, अशांति एवं अव्यवस्था के पश्चात एक निरंकुश शासक के रूप में नेपोलियन का उदय हुआ, जिसमें न केवल फ्रांस अपितु पूरे यूरोप को प्रभावित किया। यद्यपि वह डिक्टेटर था, वह उसके शासन में स्वतंत्रता को स्थान नहीं था, किंतु क्रांति की दो अन्य भावनाओं, समानता और बंधुत्व का उसने पूर्णतः पालन किया। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्ट एवं लेटिजिया रोमुलिनो के घर हुआ। नेपोलियन के पिता पेशे से वकील थे। ये पूछेगा कि नेपोलियन के पिता पेशे से क्या थे, तो वकील थे। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1799 ईस्वी में फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और स्वयं प्रथम काउंसिल बना। प्रथम काउंसिल ने फ्रांस के नए संविधान की रचना की तथा 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद का फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को एक अन्य नाम लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। माल्टा के प्रश्न पर इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ था। पूछेगा इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध किस प्रश्न पर हुआ था, तो माल्टा के प्रश्न पर। 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह करवाया, जिसमें नेपोलियन कोड कहा जाता है, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया और इस संग्रह को ही नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ट्रैफलगर का युद्ध हुआ। 1805 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ट्रैफलगर का युद्ध हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों में एकजुट होकर 1813 ईस्वी में लिपजिंग के मैदान में नेपोलियन को हराया। इसके बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर एल्बा द्वीप में रखा गया, पर वह वहां से भाग गया। नेपोलियन ने जोसेफ को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी लुइस से शादी की। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। बनियों का देश इंग्लैंड को कहा जाता है, और किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। इतिहासकार डेविड थॉमसन ने नेपोलियन पतन का गंभीर के कारण माना, जिसमें स्पेन की शक्ति को कम समझा। मुझे फ्रांस का राजमुकुट धरती पर पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने इसे उठा लिया। सत्ता मेरी रखेल है, इसे वश में करने के लिए मुझे इतनी दिक्कत उठानी पड़ी है कि मैं न तो उसे किसी को छीनने दूंगा और न ही अपने साथ भोगने दूंगा। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध उसके जीवन काल का अंतिम युद्ध था, जिसमें उसे पराजय मिली और उसने आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया, जहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण का श्रेय नेपोलियन को जाता है। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत को अन्य देशों में पहुंचाया और जनसाधारण में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। ये देखिए, दो नेपोलियन की बातें हैं, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया है। चलिए, और नेपोलियन ही इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स दोस्तों, ऑल द बेस्ट होगी। और साथ साथ में आप लोग का टीआरई 4 कब तक आने की संभावना है, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग को